हेलो फ्रेंड हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में यूपीएससी रिसर्च राजभाषा ऑफिसर एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस सोल्यूशन के साथ करेंगे। फ्रेंड इसके पहले भी मैंने एक वीडियो सेशन लिया हुआ था और इसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस और सोल्यूशन पर आधारित था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था, आशा करते हैं आप उसे ज़रूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस सेशन को भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड आज का जो वीडियो सेशन है वह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह जो सेशन है पूरी तरह से डेडिकेटेड है टेक्निकल टर्म्स पे। ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है पारिभाषिक शब्दों पर जो इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड हम लोग जानेंगे इस सेशन में क्या होता है पारिभाषिक शब्द और उसको कहाँ से लर्न करना चाहिए। फ्रेंड यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के राजभाषा अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो नाबार्ड राजभाषा अधिकारी एग्ज़ाम हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई हो, इसके लिए आप कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किए गए हैं। लिंक कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। Now friend, let's get started with this session. फ्रेंड वर्ड्स को सॉल्व करने से पहले, जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उसको सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं व्हाट अ टेक्निकल टर्म इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, टेक्निकल टर्म होता क्या है, पारिभाषिक शब्द होता क्या है, क्योंकि आप इसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहेंगे दिमाग में और सटीकता से आप ऑप्शन को नहीं मार सकते हैं। फ्रेंड जो पारिभाषिक शब्दावली या टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल वर्ड्स ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी खास क्षेत्र में बोले जाते हैं, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं, पहले से फिक्स्ड होते हैं। आप एक वर्ड के कई सारे पर्याय देखेंगे, लगेगा कि सारे के सारे जो पर्याय आ रहे हैं सब तो इसी वर्ड के पर्याय है, सारे आपके लगेंगे कि सही है। किंतु जो ऑलरेडी डिफाइंड है, जो ऑलरेडी उस शब्द के लिए पर्याय पहले से मान लिए गए हैं, डिफाइन कर दिए गए हैं, उसी वर्ड को लेकर के चलना पड़ेगा। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, कोई अगर मगर नहीं चलेगा। क्लियर? तो फ्रेंड अब इसी बात को ध्यान में रख करके इस एग्ज़ाम में पूछे गए टेक्निकल वर्ड्स को एक एक करके लेना शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड, आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला जो क्वेश्चन है इस सेशन का वह है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का प्रशासन या विधि के क्षेत्र में, विधि के संदर्भ में इसका हिंदी पर्याय आपको खोजना है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार। ये है, अगर क्षेत्राधिकार हो सकता है तो अधिकार क्षेत्र भी हो सकता है। ठीक है, ये दो है तो ऑब्वियसली अधिकारिता भी आपको डिक्शनरी में मिलेगा और इस तरह का तो टर्म है ही नहीं, इसको तो पहले से ही छांट दीजिए। ज्यूरिसडिक्शन का आपको तीनों ही वर्ड्स मिलेगा, चाहे आप गूगल कर ले, चाहे आप बढ़िया सा डिक्शनरी देखें तो तीनों ही वर्ड्स आपको मिलेंगे, तीनों ही हिंदी पर्याय आपको इस अंग्रेजी शब्द के मिलेंगे। किंतु आपको जैसा मैंने कहा था कि एक डिफाइंड टर्म है, पारिभाषित जो शब्द है ऑलरेडी, इसके लिए उसी वर्ड की तलाश करना है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं चलेगा। ठीक है, क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र इसका मीनिंग नहीं होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो मान्य मीनिंग जो है पर्याय है वह है अधिकारिता। ठीक है, इसका आप यूज़ कहाँ करेंगे, ज्यूरिसडिक्शन का यूज़ कहाँ करेंगे, जैसे कोई कोर्ट कहता है कि ये मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, सिविल कोर्ट कहता है कि ये मेरे ज्यूरिसडिक्शन पे नहीं है, आप हाई कोर्ट में आप जाइए मामला को लेकर के। ठीक है, या कोई भी क्राइम किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर घटित हुआ है और वहाँ का जो थानेदार है आप वो कोई भी रिपोर्ट लिखने के लिए मना कर रहा है और यह कह रहा है कि ये मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये मेरी अधिकारिता नहीं है, आप जो है दूसरे थाना में आप इसका रिपोर्ट करिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं, नेक्स्ट पारिभाषिक शब्द देख पा रहे हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन कोर्ट में इस्तेमाल होने वाला एक टर्म है, इसका आपको एग्जैक्ट हिंदी पर्याय खोजना है। पहले आपको जान लेना है कि इंजंक्शन कहते किसे हैं। फ्रेंड इंजंक्शन एक तरह का ऑर्डर है, एक तरह का आज्ञा है।
ठीक है, एक तरह का आदेश है। इस आदेश में कोर्ट यह कहती है कि आप कोई भी विशेष काम को नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है इसके लिए जिसको इस तरह का निषेधाज्ञा दिया जा रहा है उसका जान रिस्की है, रिस्क में आ सकता है, तब इस तरह का इंजंक्शन कोर्ट के तरफ से दिया जाता है। यह ऑब्वियसली डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इंजंक्शन के लिए हम लोग निषेधाज्ञा कह सकते हैं, और यदि निषेधाज्ञा हो गया तब निषेधात्मक भी तो हो सकता है, निषेधात्मक आदेश। इन दोनों में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही वर्ड्स को दिया गया है। ये दोनों ही वर्ड्स नहीं होगा, आपको लगाना पड़ेगा व्यादेश। इंजंक्शन का सही जो हिंदी पर्याय है प्रशासन या विधि के क्षेत्र में वह है व्यादेश, और अधिदेश का मतलब अंग्रेजी में होता है मैंडेट। ठीक है, मैंडेट होता है। तो फ्रेंड, यदि आपको मेरे इस कथन पर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़, आपको मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ एक डिक्शनरी जो जिसको आपको गो थ्रू होना है, जिसमें आपको इस तरह के शब्द देखना है, और गवर्नमेंट के द्वारा ही उसको मान्यता दी गई है, और वो गवर्नमेंट के साइट में ही मिलेगा। वो कहाँ है, उस साइट का क्या नाम है? उस साइट का नाम है legislative.gov.in। इस जगह में जाएंगे, इस साइट पर जाएंगे और वहाँ पर आप प्रशासन या विधि से संबंधित डिक्शनरी को डाउनलोड कर लेंगे, और वहाँ से शब्दों को आप लर्न करेंगे। आप एग्जैक्ट पर्याय आपको वहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, जो नेक्स्ट टर्म या पारिभाषिक शब्द देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वह है क्या? प्रीरोगेटिव। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान ले, डिटेल में जान ले कि कहते किसे हैं प्रीरोगेटिव। फ्रेंड, प्रीरोगेटिव को हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे राइट और हिंदी में कहेंगे अधिकार। लेकिन कैसा अधिकार है? यहाँ पर तो आप हर एक ऑप्शन में देख पा रहे हैं अधिकार है, इसमें भी ऑब्वियसली अधिकार है, इसमें भी अधिकार है। ओके, चारों ही ऑप्शंस में आपको अधिकार दिख रहा है, लेकिन है कैसा, किस तरह का यह अधिकार है? फ्रेंड, यह ऐसा अधिकार है जो किसी व्यक्ति विशेष को मिलता है जब वह किसी रैंक को प्राप्त करता है, जब वह किसी पोस्ट में जाता है। ठीक है, उस पोस्ट में जाने के बाद उस व्यक्ति विशेष को जो अधिकार मिलता है, उस अधिकार को हम लोग कहते हैं प्रीरोगेटिव। तब ये क्या है? पर्सनल है। ठीक है, प्रत्यक्ष अधिकार को हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे क्या? डायरेक्ट राइट। ये नहीं होगा। सामान्य अधिकार ऑब्वियसली ये तो होगा नहीं, ये कॉमन राइट हो गया। एजुकेशन हम लोगों का कॉमन राइट है, ये नहीं होगा। ऑब्वियसली कौन सा होगा? परमाधिकार होगा, और प्राधिकार को हम लोग अंग्रेजी में राइट ही कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो नेक्स्ट टर्म है वह है रिसिंड। रिसिंड का हिंदी पर्याय खोजना है जो प्रशासन या विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, डे टू डे लाइफ में नहीं, कॉमन जिंदगी में नहीं यूज़ होते हैं। कॉमन जिंदगी में रिसेंट का जो यूज़ होता है वह रद्द करने के सेंस में यूज़ होता है। आप डिक्शनरी में देखेंगे रिसेंट का मतलब रद्द करना होता है, निरसन करना होता है, नलीफाई करना होता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। विखंडित करना इसका सही अर्थ होगा। रिसेंट मतलब रद्द करने के सेंस में यूज़ होगा। तब प्रशासन के क्षेत्र में तब हम लोग विखंडित करना ही इसका हिंदी पर्याय लेंगे, रद्द करना नहीं लेंगे। ओके, अभी खंडित करना का इंग्लिश अर्थ होता है, अंग्रेजी जो पर्याय होता है वह होता है डिसमेंटल। डिसमेंटल किसको कहते हैं? ये बच्चे को मान लीजिए कोई खिलौना दिया जाए तो वह उसके एक एक पुर्जा को अलग कर दे, तब कहेंगे कि बच्चा ने उस खिलौने को डिसमेंटल कर दिया है। ठीक है, वहाँ पर आप इस शब्द का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का सही जो ऑप्शन है वह कौन है? विखंडित करना। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट टर्म को लेते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है जिसका हमें सही हिंदी पर्याय खोजना है वह है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त कर देना। एब्रोगेट का मतलब निराकरण कर देना भी होता है। एब्रोगेट का मतलब बातिल कर देना भी होता है। लेकिन अधिक्रमण करना का अंग्रेजी रूप होता है सप्रेस, SUPPRESS। सप्रेस कर देना मतलब दबाना। गरीबों को दबाया जाता रहा है, वहाँ पर सप्रेशन शब्द का प्रयोग
करते हैं हम लोग। ओके, लेकिन फ्रेंड यदि विधि या प्रशासन के क्षेत्र में एब्रोगेट का सही हिंदी पर्याय यूज़ किया जाता है तो वो होता है निराकरण करना। ठीक है, निरस्त करना नहीं होता है, अधिक्रमण नहीं होता है, बातिल करना नहीं होता है। ओके, 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ, मतलब वो तो निवारण ही, वहाँ पर तो निराकरण ही तो किया गया। हाँ, क्योंकि इस आर्टिकल के कारण से जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। इस कारण से विधि के क्षेत्र में एब्रोगेट का जो सही हिंदी पर्याय देने की बात है, तब ऑब्वियसली आपको डी ही ऑप्शन पर टिक लगाना है, कोई दूसरे ऑप्शन पर नहीं। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? कोवेनेंट है। ओके, कोवेनेंट फ्रेंड, इसके बारे में हम लोग जान लें कि कोवेनेंट क्या होता है। कोवेनेंट एक तरह का एग्रीमेंट है, एक तरह का यह है सहमति है। ठीक है, सहमति है, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, सहमति है। और देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट आपके हर एक वर्ड में यहाँ दिख रहा है। संविदा को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर भी संविदा है, यहाँ पर भी संविदा है, यहाँ पर भी संविदा है। कितना कंफ्यूजिंग है, आप खुद इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं। इसमें आपको सही हिंदी पर्याय खोजना है। कौन होगा देखते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि दो कंट्री के बीच में कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, कोई पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर के एग्रीमेंट होती है, उसे हम लोग कोवेनेंट कहते हैं। और इसका जो हम लोग हिंदी पर्याय देंगे वह प्रसंविदा ही देंगे, ये वाला ये वाला ये वाला नहीं देंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टर्म को लेते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? स्टिपुलेशन। फ्रेंड, स्टिपुलेशन को हम लोग कहते हैं हिंदी में करार। ठीक है, इसे हम लोग अनुबंध भी कहते हैं। उपबंध को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोविज़न। ठीक है, प्रोविज़न, उपबंध को प्रोविज़न कहते हैं। ये तो होगा नहीं। ठीक है, स्टिपुलेशन करार है, एक तरह का एग्रीमेंट है। ये वाला लेकिन नहीं होगा। जो प्रशासन या विधि के क्षेत्र में यूज़ होता है वह होता है अनुबंध। स्टिपुलेशन का सही ऑप्शन, सही हिंदी पर्याय अनुबंध होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आप पारिभाषिक शब्दों का आप सही पर्याय देंगे। और मैंने ये भी बताया कि आप कहाँ से ऐसे शब्दों को लर्न करें। आपको मैंने साइट बताया, आप ज़रूर उस साइट में जा कर के प्रशासन या विधि से संबंधित जो शब्दकोश है उसको आप डाउनलोड कर ले वहाँ से, और वहीं से आप लर्न करें, क्योंकि वो सरकारी साइट है और वही मान्य भी है। आपका इस तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना आसान हो जाएगा। ओके फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग इसी एग्ज़ाम में पूछे गए अन्य क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज करेंगे इसी तरह से। फ्रेंड, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। यदि आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कोर्स जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, उसमें आपको हर तरह के मूल्यांकन मिलता है, और इसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, चाहे डिस्क्रिप्टिव मॉक्स हो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव मॉक्स हो। आपको हर तरह के मटेरियल्स उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। आप ज़रूर हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करें। Wish you all the best. Thank you.